नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 2। जो हमारे एनसीईआरटी है क्लास 9 की चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो कल हमने अच्छे से जो नोट्स के माध्यम से हमको समझाया था वो कल हमारा आधा से अधिक कंप्लीट हो चुका था। अब हमारा अगला टॉपिक है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो अब हम पढ़ेंगे मिश्रण के घटकों के पृथक्करण होते क्या है। तो आपको बता दें कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों को उपयोग में लाई जाती है। जैसे हम कोई मिश्रण तैयार करते हैं और उसको हम कैसे अलग करेंगे तो उसके अलग अलग विधियों का हम प्रयोग में लाए जाते हैं। आपको बता दें कि बिस्मांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा बिस्मांगी मिश्रण पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर या छानकर। जैसे किसी हम बालू और चीनी को मिक्स करते हैं तो हम उसको ऐसे छलनी से छानकर हटा लेते हैं, उसको हम छान कर अलग कर लेते हैं एक दूसरे सबको। जैसे बिस्मांगी मिश्रण को साधारण भौतिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर या छानकर। आपको बता दें परंतु मिश्रण की प्रकृति के अनुसार इन घटकों को विशेष तकनीकी का भी प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि परंतु मिश्रण की प्रकृति के अनुसार इनके घटकों को विशेष तकनीकी का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे कि मिश्रण के विभिन्न घटकों को विशेष तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या है वो निम्न विधि के बारे में जानेंगे। मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विधियां निम्नलिखित है। तो आपको बता देते हैं कि पहला है वाष्पीकरण, अपकेंद्रण विधि, पृथक्करण विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, क्रोमैटोग्राफी विधि और आसवन विधि या प्रभाजी आसवन विधि भी कहते हैं। प्रभाजी आसवन विधि और क्रिस्टलीकरण विधि। अब देखेंगे वाष्पीकरण विधि क्या होता है। वाष्पीकरण विधि क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी विलयन को गर्म करने या धूप में रखने पर इससे उपस्थित विलायक के कड़वाश में बदलकर विलय से अलग हो जाते इस विधि को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण विधि कहते हैं। आपको बता दें वाष्पीकरण विधि क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। किसी विलयन को गर्म करने पर या धूप में रखने पर इसमें उपस्थित जो विलायक के कण वाष्प में बदलकर विलय से अलग हो जाते इस विधि को वाष्पीकरण विधि कहते हैं। जैसे हम जल में नमक डालते हैं, जल में नमक घोलकर विलयन बनाते हैं, उसको जैसे हम धूप में रखते हैं चाहे ज़्यादा ही गर्म करते हैं तो वो क्या करता है, वो जो विलायक होता है जल क्या है विलायक, और जो उसमें हम नमक डालते हैं वो क्या विलय है, तो क्या वो वाष्प बनकर हवा में चला जाता है। तो वही है। अब हम इसका उपयोग वाष्पीकरण विधि का उपयोग पढ़ेंगे। तो देखिए समुद्री जल से नमक को प्राप्त करने में क्या होता है, वाष्पीकरण विधि का प्रयोग हो जाता है। जल से काले रंग की स्याही को अलग करने की विधि को करने को भी वाष्पीकरण मेथड का ही यूज होता है। आपको पता है जब समुद्री जल से नमक जब प्राप्त करते तो किस विधि के प्रयोग द्वारा समुद्री जल को और नमक को अलग करते हैं, तो वाष्पीकरण विधि द्वारा। और जल से काले रंग की स्याही को अलग करने की विधि, जो जल से काले रंग की स्याही होती है उसको अलग करने की विधि भी किसको होता है, वाष्पीकरण। जैसे हम इसको गर्म करेंगे चाहे इसको धूप में रखते हैं तो जो जल हो वो वाष्प बनकर हवा में ऑक्सीजन हवा में चला जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है, और जो रंग होते हैं काले रंग की जो स्याही वो तली में क्या होती है, बैठ जाती है। अब हम पढ़ेंगे अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है और कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। अपकेंद्रण विधि वो विधि जिसमें एक अपकेंद्रीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो कि एक प्रकार की मथनी या मिक्सी होती है। जैसे मथनी है, जैसे हमारे घर में मिक्सर भी है ना, वो अपकेंद्रण की तरह काम करती है, जिसमें मिश्रण तेजी से घुमाया जाता है जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के जो कण होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं क्या होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। आपको बता दें कि कपड़े धोने की मशीन में गीले कपड़ों को निचोड़ने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग होता है। आपको प्रयोगशाला में रक्त तथा मूत्र की जांच भी अपकेंद्रण विधि द्वारा ही होती है। आपको दूध से क्रीम निकालने की विधि अपकेंद्रण विधि द्वारा होती है। आपको बता दें कि जैसे दूध को हम मिक्सर में दूध से क्रीम निकालने की विधि को अपकेंद्रण विधि कहते हैं। दूध को
जब मशीन में डालते हैं तो जो क्रीम होता है वो हल्का हल्का हो, मशीन को डालकर चालू स्टार्ट कर देते हैं तो जो क्रीम होता है ना वो हल्का हल्का ऊपर रहता है, जो दूध के भारी कण वो नीचे हो जाते हैं, जो क्रीम बहुत ही हल्का होता है वो ऊपर ऊपर आकर लग जाता है और उसको हम छान के निकाल लेते हैं। हम पढ़ेंगे पृथक्करण विधि क्या होता है। पृथक्करण विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथक्करण विधि होता है क्या और इसके बारे में क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे होता है। पृथक्करण विधि इस विधि के द्वारा दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि द्वारा दो अघुलनशील जो मिश्रण में घुले हुए नहीं हो, मिश्रण में घुले हुए न हो, तो इस विधि द्वारा दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है। आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। अधिक घनत्व वाला द्रव नीचे तथा कम घनत्व वाले द्रव ऊपर रहता है। आपको बता दें कि इस विधि पृथक्करण विधि क्या होता है। पृथक्करण मेथड में क्या होता है, इस विधि के द्वारा दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है। दो अघुलनशील मिश्रण को द्रवों को अलग किया जाता है। आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में भी पृथक हो जाते हैं। विभिन्न परतों में अपन घनत्व के अकॉर्डिंग विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। आपको बताते हैं अधिक घनत्व वाला द्रव नीचे तथा कम घनत्व वाले द्रव ऊपर रहता है। आपको बता दें कैसे और इसका हम यूज कहाँ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में होता है। बता दें कि तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक्करण विधि द्वारा अलग किया जाता है। और धातु शोधन के दौरान भी लोहे को पृथक करने में किया जाता है। धातु शोधन में भी लोहे के पृथक, जैसे हम किसी बर्तन में तेल और जल को डाल दें और ये क्या एक साथ में घोलते तो ये अघुलनशील द्रव है। अघुलनशील द्रव आपको बता दें कि जल में तेल ऊपर ही ऊपर रहता है, जिसको हम अलग से चम्मच या ट्रेस के माध्यम से इसको हम धीरे धीरे अलग कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि होता है क्या, कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऊर्ध्वपातन विधि क्या है। इस विधि के द्वारा ऊर्ध्वपातित होने वाले आपको बताते हैं ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदलने वाले पदार्थ को ऊर्ध्वपातित न होने वाले अशुद्धियों से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि ऊर्ध्वपातन विधि वो विधि थी, इस विधि के द्वारा ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों को ऊर्ध्वपातित न होने वाली अशुद्धियों से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया। आपको बता दें जो वो ठोस अवस्था सीधे गैस अवस्था में चेंज ना हो, सीधे ही द्रव अवस्था में बदलता है। द्रव अवस्था में बदलने वाले को ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदलने वाले आपको इस अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण को अमोनियम क्लोराइड को अलग करना होता है। अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड को अलग करना ही। और आपको बता दें इसका यूज कहाँ होता है, उपयोग कहाँ होता है। अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण को अलग करने में ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। और कपूर और लोहे के बुरादे को अलग करने में ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग होता है। अब हम पढ़ें क्रोमेटोग्राफी विधि। क्रोमेटोग्राफी विधि क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रोमेटोग्राफी विधि एक ऐसी विधि है जिसमें उन विलय पदार्थों को अलग करना होता है। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी विधि है जिसमें विलय पदार्थों को अलग करना होता है जो कि एक प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। आपको बता दें कि क्रोमेटोग्राफी विधि वो विधि है जिसमें उन विलय पदार्थों को अलग करना होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। आपको बता दें इसका उपयोग कैसे होता है। क्रोमेटोग्राफी का यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डाई में रंगों को अलग करने में होता है। डाई में रंगों को अलग करने में होता है। आपको बता दें प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में होता है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में होता है। और क्रोमेटोग्राफी को रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में किस विधि का यूज होता है। क्रोमेटोग्राफी विधि क्या होता है, ब्लड से नशीले पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है।
अब हम पढ़ेंगे प्रभाजी आसवन विधि क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको बता दें प्रभाजी आसवन विधि का यूज कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है, इसके बारे में आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, तो ऐसे मिश्रण को अलग करने की इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर कितना होगा, 25 केल्विन से कम होता है, तो ऐसे मिश्रण को अलग करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कितना तापमान का होगा उस पदार्थ का, आपको बता दें प्रभाजी आसवन विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, तो ऐसे मिश्रण को अलग करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका यूज पढ़ते हैं कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है। तो आपको बता दें कि ये वायु में विभिन्न गैसों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। वायु में विभिन्न गैसों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि को। आपको बता दें कि पेट्रोलियम से उनके विभिन्न घटकों को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है, प्रभाजी आसवन विधि का। पेट्रोलियम से उसके विभिन्न घटकों को अलग करने का पृथक्करण किस विधि द्वारा होता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। और आपको बता दें वायु में विभिन्न गैसों को अलग करने के लिए किस मेथड का यूज होता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। अब हम पढ़ेंगे प्रभाजी स्तंभ क्या होता है, प्रभाजी स्तंभ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रभाजी स्तंभ क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए हम जानते हैं प्रभाजी स्तंभ होता है क्या, तो उसके बारे में जल्दी से समझें। प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है। क्या होती है, एक प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। जो शीशे के छोटे छोटे गुटके होते हैं उससे भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा होने और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। क्या होता है प्रभाजी स्तंभ, देखिए होता है क्या है, प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। कैसी होती है, जो शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। वाष्प को, जो गर्म वाष्प होता है उसको ठंडा करने और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि वायु के घटकों को पृथक करते हैं। जैसे आपको बता, सबसे पहले वायु को द्रवित किया जाता है। जैसे उसको जो एयर है उसको गैस से लिक्विड में लाया जाता है। लिक्विड एयर प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दाब बढ़ाया जाता है। वायु पर दाब बढ़ाया और दाब घटाकर उसे संगठित किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एयर को लिक्विड में किया जाता है। एयर को लिक्विड में प्राप्त करने के लिए पहले जो एयर है, एयर पर दाब बढ़ाया जाता है और ताप को घटाकर उसे संपीड़ित किया जाता है। अब फिर द्रवित लिक्विड एयर को प्रभाजी आसवन स्तंभ से धीरे धीरे गर्म किया जाता है। प्रभाजी आसवन स्तंभ से धीरे धीरे गर्म किया जाता है और जहां सभी गैस विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार अलग हो जाते हैं। जहाँ पे सभी गैस विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अकॉर्डिंग अलग हो जाते हैं। आपको बता दें इस विधि में जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु का एक प्रमुख घटक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक वायु का प्रमुख घटक है, शुष्क बर्फ के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु का प्रमुख एक घटक है, जो शुष्क बर्फ के रूप में ड्राई आइस के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। आपको बता दें ऑक्सीजन अंत में द्रव अवस्था और नाइट्रोजन गैस अवस्थाएं प्राप्त होती है। आपको बता दें इस प्रभाजी स्तंभ विधि द्वारा भी आपको बता दें कि इस विधि में जब वायु एयर को ठंडा किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर का एक प्रमुख घटक है और जिसे ड्राई आइस के रूप में शुष्क बर्फ के रूप में बाहर निकालते हैं, और जो हम लोग को ऑक्सीजन है अंत में लिक्विड अवस्था में और नाइट्रोजन गैसीय अवस्थाएं प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीकरण विधि क्या होता है। क्रिस्टलीकरण विधि क्या होता है, तो आपको बता दें क्रिस्टलीकरण विधि वह विधि है जिसमें
मिश्रण के विलयन में ठोस पदार्थ को उसके क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है। आपको बता दें कि क्रिस्टलीकरण विधि वो विधि है जिसमें मिश्रण के विलयन में ठोस पदार्थ को उसके क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है। आपको बता दें, क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए पहले अशुद्ध नमूने को अधिक से अधिक मात्रा में गर्म दरों में घोला जाता है। फिर जिस विलयन को छोड़कर अन्य अशुद्धियाँ निकाली जाती है। आपको बता दें, इस विलयन को छोड़कर अन्य अशुद्धियाँ निकाली जाती है। अशुद्धियाँ निकालने के बाद विलयन को कुछ समय ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे विलयन में उपस्थित ठोस क्रिस्टल में बदल जाते हैं। आपको बता दें कि क्रिस्टलीकरण विधि क्या होता है, जिसमें मिश्रण के विलयन में ठोस पदार्थ को उसके क्रिस्टल के छोटे-छोटे में प्राप्त किया जाता है। आपको बता दें कि क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है। क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए पहले अशुद्ध नमूने को अधिक से अधिक मात्रा में गर्म दरों में घोला जाता है। फिर इस विलयन को छोड़कर अन्य अशुद्धियाँ निकाली जाती है। अशुद्धियाँ निकालने के बाद विलयन को कुछ समय ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे विलयन में उपस्थित ठोस क्रिस्टल में बदल जाता है। आपको बता दें कि इसका यूज कहाँ होता है। आपको बता दें, इसका यूज होता है समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। क्रिस्टल विधि का प्रयोग कहाँ होता है? समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। समुद्री जल और नमक को अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का यूज करते थे। अब जो समुद्री जल से प्राप्त नमक है उसको भी शुद्ध करने के लिए किस विधि का यूज करते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि का यूज करते हैं। आपको बता दें, क्रिस्टलीकरण विधि अशुद्ध फिटकरी नमूने से शुद्ध फिटकरी को पृथक करने में। आपको बता दें कि क्रिस्टलीकरण विधि का यूज और कहाँ होता है? जो अशुद्ध फिटकरी होती है, जो अशुद्ध फिटकरी का जो टुकड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, टुकड़ा हो, उसको शुद्ध फिटकरी को अलग करने, अशुद्ध फिटकरी को शुद्ध फिटकरी से अलग करने के लिए किस मेथड का यूज होता है? क्रिस्टलीकरण मेथड का यूज होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होते क्या है। तो आपको बता दें कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों जैसे पदार्थ का रंग, आकार, दृढ़ता, घनत्व तथा द्रव्यमाप तथा क्वथनांक आदि में परिवर्तन आता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आपको बता दें, ऐसे परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों जैसे पदार्थ का रंग, आकार, दृढ़ता, घनत्व, द्रव्यमाप तथा क्वथनांक आदि में परिवर्तन होता है, जैसे भौतिक परिवर्तन करते हैं। इससे आपको बता दें कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ न बनता, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन होता है क्या। तो आपको बता दें, ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं और रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आपको बता दें, ऐसा परिवर्तन जिन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आपको बता दें कि ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बनता हो जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जिसमें नया पदार्थ बनता हो उसमें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आपको बताते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है, तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। भौतिक परिवर्तन, इसमें भौतिक गुणों में बदलाव होता है। आपको बता दें कि भौतिक परिवर्तन में इसमें भौतिक गुणों में बदलाव होता है, और रासायनिक परिवर्तन इसमें रासायनिक गुणों में बदलाव आने के कारण नया पदार्थ बनता है। आपको बता दें कि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में बदलाव आने के कारण एक नया पदार्थ बन जाता है। आपको बता दें, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। पर लेकिन रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। एक बार बन जाए तो वैसे ही रह जाते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन के रासायनिक गुणों में बदलाव नहीं होता है। आपको बता दें कि भौतिक परिवर्तन के रासायनिक गुणों में बदलाव नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के रासायनिक गुणों में बदलाव के साथ साथ भौतिक गुणों में बदलाव हो जाता है। आपको बता दें कि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों के बदलाव होने के साथ साथ भौतिक गुणों में भी बदलाव हो जाता है। आपको बता दें, जैसे
आपको बता दें कि भौतिक परिवर्तन को पेड़ को काटना, बर्फ का पिघलना, जल का साधारण नमक में घोलना और जल फलों से सलाद बनाना, ये क्या भौतिक परिवर्तन है। पेड़ को काटेंगे तो क्या होगा, लकड़ी की लकड़ी रहेगा। बर्फ को पिघलाएंगे तो वो जल में बन जाएगा। अभी जल से हम बर्फ जैसे लेते हैं पानी को लेते हैं, हम फ्रिज में रखते हैं, वो आइस बन जाता है। फिर उसको हम पिघलाते हैं तो क्या होता है, फिर पानी में ही कन्वर्ट हो जाता है, जैसा था वैसे ही उसी रूप में आ जाता है। और जल का साधारण नमक में घोलना और फलों से सलाद बनाना, हम फलों को सलाद बनाते हैं, काट के रखते हैं तो फल छोटे छोटे पीस में, बड़ा पीस होता है फल तो हम छोटे छोटे पीस में काट के रखते हैं, तो क्या फल ही हुआ, तो क्या उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। अब आपको बता दें कि रासायनिक परिवर्तन भोजन का पचना, हमारे जो हम खाना खाते हैं उसको हम अंदर ग्रहण करते हैं, वो किसी और रूप में चेंज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं भोजन का पचना एक रासायनिक भोजन का पकना भी, हम कोई चीज़ को कच्चा है, चावल को लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, चावल को पक जाता है तो अलग ही रूप धारण करते हैं। कच्चा दाल को लेते हैं तो चावल हो जाता है। लोहे का जंग लगना, जैसे लोहे घर में कोई चीज़ पे लोहे पर जंग लग जाता है तो क्या वो ग्रीन तक भूरा भूरा होने लगता है, भूरा भूरा होने लगता है, वो क्या एक रासायनिक लोहा कैसा था, फिर जंग लगने के बाद कैसा हो गया। सब्जी से काटने से चाकू का रंग बदलना, या लकड़ी के कागज का जलना। आपको बता दें सब्जी को हम काटते हैं तो चाकू का जो रंग होता है वो अलग ही थोड़ा सा दिखने लगता है, थोड़ा सा रेड हल्का सा हो जाता है, तो उस पर जो वो रेड नहीं, जो रेडपन चेंज होता है, जो चेंज होता है वो क्या एक रासायनिक परिवर्तन होता है। लकड़ी तथा कागज का जल, लकड़ी को हम जलाते हैं तो राख बन जाता है, न कि लकड़ी पहले से जाता है। तो लकड़ी को हम जलाते हैं तो क्या होता है, राख बन जाता है। उस राख में क्या होता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। और कागज को भी जलाते हैं तो वो भी राख में चेंज होता है, क्या एक रासायनिक परिवर्तन है। अब आपको भी तो हमारा टॉपिक सारा जो हमारा एनसीईआरटी की जो चैप्टर नंबर 2 थी वो हमारे उसका सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके। आपको वीडियो कैसे लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।